वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 आपका डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं आपका पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और साथ में हम इसके मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने पर से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर और बहुत सारी ई बुक्स और आपको जितना भी हम पीडीएफ करवाते हैं यहाँ पे, जो भी हम लेक्चर करवाते हैं उससे रिलेटेड सब सारा नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार नोट्स मांगते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस को ही मम्स बोलते हैं। ठीक है, मम्स क्या होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड में अगर जो है पैरामिक्सो वायरस का क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड्स में। ठीक है, इसी को हम पैरोटाइटिस बोलते हैं। केवल मम्स की वजह से नहीं होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, बहुत छोटी सी मैंने क्या किया है, लिख रखा है आपका डिफिनीशन। अब जहाँ पे भी पैरोटाइटिस, पैरोटाइटिस मैंने बहुत पहले बोल रखा आपका, जहाँ भी आइटिस आइटिस देखने को मिले वहाँ पे उस डिजीज कंडीशन में क्या बोल देना, इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या तो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या फिर कोई और रीजन हो सकता है, कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से होता है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में जनरली क्या होता है, आपका स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाए, या फिर माल न्यूट्रिशन हो जाए, या फिर कोई और जो है डिजीज कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या होता है आपका पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस कुछ नहीं होता, जनरली इन्फ्लामेशन आप पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, आपके नियर ईयर के पास होती है यहाँ पे, और आपका सब मैंडिबुलर यहाँ पे होती है, और सब लिंगुअल कहाँ होती है आपका, यहाँ पे होती है। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे बैक्टीरियल हो जाए चाहे वायरल हो जाए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन देखेगा जिस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पेन देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, आपका इंटरनली भी टॉन्सिल्स में भी कभी कभी क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको कुछ देखने को मिलेगा, इस टाइप से मोटिव सा हो जाएगा। ठीक है, अब पैरामिक्सो मम्स वायरस है, जिसको पैरामिक्सो वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इटियोलॉजी की बात करें, सबसे पहले आपका इन्फेक्शियस कॉज में क्या क्या हो सकता है। इन्फेक्शियस कॉज में सबसे पहले आपका आता है वायरल। वायरल में क्या होता है, मम्स की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरियल में बात करें, स्टेफाइलोकोकस एरियस जो होता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, पैरोटिड इलार्जमेंट हो सकता है, या पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो सकता है। दो ही इसके मेन रीजन है। आपको जब भी इसमें एटियोलॉजी पूछी जाएगी तो एग्जामिनर क्या देखेगा, आपने इन्फेक्शियस में वायरल में क्या लिखा है और बैक्टीरियल में क्या लिखा। इसके अलावा आप लोग बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं तो वो अलग बात है। ठीक है, वो हमेशा एग्जामिनर स्पेसिफिक चीज़ ढूंढता है, इसलिए हमेशा इन चीज़ों को क्या करना, याद रखना। ठीक है, अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की अगर बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपका डिहाइड्रेशन आता है। इसकी वजह से हो सकता है पुअर ओरल हाइजीन। अभी पुअर ओरल हाइजीन इसका क्या मतलब है, इसकी वजह से अब जब आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हो, इसकी वजह से क्या होगा, आपका बहुत सारे जो फूड पार्टिकल होते हैं आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में क्या हो जाते हैं, चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, वायरल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज होता है तो हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, रिड्यूस सलेवरी फ्लो क्या हो जाएगा, अब रिड्यूस हो जाएगा इसकी वजह से, और प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग बहुत लोग क्या करते हैं, फास्टिंग के टाइम पे वाटर नहीं लेते मतलब हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते। जब हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, पुअर ओरल इंटेक, वही फ्लूइड इंटेक प्रॉपर नहीं करते, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जनरली। इसके अलावा क्या है आपका ऑब्स्ट्रक्शन आपने सुना होगा कई बार, ग्लैंड्स में भी स्टोन हो जाता है। नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, ग्लैंड्स में भी स्टोन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और इसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आपको सेलेब्री डक्ट स्टोन हो जाए में भी, या फिर डक्ट नैरो हो जाए किसी वजह से,
ये जनरली जो आपका नैरो कब होती है, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तब नैरो होती है, या फिर क्या हो जाए डिहाइड्रेशन हो जाए, पुअर माल न्यूट्रिशन हो जाए, दैट कंडीशन में क्या होता है आपको आपकी जो डक्ट नैरो हो जाती है। दैट टाइम क्या होता है वहाँ पे आपका पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब आपको पता है कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले फीवर होगा, पेन होगा, रेडनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं आप मतलब डिजीज कंडीशन सुन के या उसको जान के ही उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इटियोलॉजी और डायग्नोसिस आप अपने आप बता सकते हो। मेन चीज़ें क्या होती है इसमें, जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपका ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, हर डिजीज की अपनी अपनी कोई ना कोई ड्रग ऑफ चॉइस होती है, आप उसको देख लेना। ठीक, कोई सी भी डिजीज कंडीशन हो, आप एचएन में, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपका हमेशा वही चीज़ें देखता है, ठीक है, और कोई भी चीज़ नहीं देखता। सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर बात करें तो पेन होगा और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा कि पेन इंक्रीज हो जाता है, मतलब पेन की वजह से, पेन अगर इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से च्यूमिंग मतलब खाने में भी प्रॉब्लम होगी। और क्या होगा, अब्सेंस ऑफ सलाइवेशन हो जाएगा। अब्सेंस ऑफ सलाइवेशन कब होगा, जब क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा और माल न्यूट्रिशन होगा या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तब दैट कंडीशन में क्या होगा, सलाइवेशन जो है अब्सेंट हो जाता है। फीवर देखने को मिलेगा। अब कहीं भी बॉडी में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो हमेशा वहाँ पे फीवर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एनोरेक्सिया हो जाएगा, डिस्फेजिया देखने को मिल सकता है, जनरलाइज मलेशिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका इरिथमा एंड अल्सर्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, माउथ में। अब डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस सबसे पहले क्या करोगे, हमेशा मैंने ऑलरेडी बता रखा, सबसे पहले पेशेंट की क्या करनी है, हिस्ट्री कलेक्ट करनी और प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, पाल्पिटेशन करना है पैरोटिड ग्लैंड का। ठीक है, जैसे भी मतलब देखना, पाल्पिटेट कर देख सकते हो कि कभी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे ओरल कैविटी को एंड क्या करेंगे, आपका ओपनिंग ऑफ स्टेनोसिस डक्ट, ओपनिंग ऑफ स्टिंक्शन डक्ट क्या करेंगे, हम देखेंगे उसकी प्रॉपर ओपनिंग है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, सीबीसी करवा सकते हैं, सीआरपी और ईएसआर करवाएंगे अगर जरूरी है तो। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, हम यूएसजी करवाते हैं। यूएसजी अगर कभी स्टोन हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पैरोटिड इनलार्जमेंट हो रही है, दैट टाइम पे क्या करवाते हैं, हम यूएसजी करवाते हैं। इसके अलावा अगर कई बार यूएसजी में नहीं आती है चीज़ें क्योंकि वहाँ पे माउथ फ्लोर की यूएसजी होती है, अगर इन्फ्लामेशन है, ठीक है, तभी यूएसजी में आता है, अगर इन्फ्लामेशन नहीं है तो यूएसजी में नहीं आता है। ठीक है, तब हमको कहाँ पे जाना पड़ता है, सीटी और एमआरआई के साइड में जाना पड़ता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करूं मैं तो सबसे पहले ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज पे। ठीक है, कहाँ हमको, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो हम उसको क्या देंगे, एंटीवायरल देंगे। वैसे एंटीवायरल में जनरली कोई इसके लिए मेडिकेशन नहीं है, हम क्या केवल देते हैं सपोर्टिव मेडिकेशन या सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं। अब ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करें हम, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एमॉक्सिलिन और कॉल्वोनिक एसिड है। जो इसका डोज क्या है, एमॉक्सिलिन का आपका 875 mg है 12 आवरली। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, अगर बीडी में दे रहे हैं या टीडीएस में दे रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कॉल्वोनिक एसिड है वो है 125 mg है आपका। ठीक है, ये भी 12 आवरली है, अगर हम बीडी में दे रहे हैं या टीडीएस में दे रहे हैं तो इसको हम उसमें डिवाइड करेंगे और ये आपको देनी होगी कंटिन्यूसली 7 to 10 डेज। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई बॉडी में, मेडिकेशन लेना स्टार्ट किया, फर्स्ट डे लिया, सेकेंड लिया, ठीक हो गया, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, मेडिकेशन बंद कर देते हैं। मेडिकेशन बंद नहीं करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर बैक्टीरिया जो है स्टार्टिंग में आपके सलाइवा में देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद क्या कहाँ जाता है, आपके स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्टूल में देखने को मिलता है, तो एक प्रॉपर एक पीरियड होता है। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, पेशेंट को समझानी है, अटेंडर को समझानी है कि बैक्टीरिया मतलब जो हम बता रहे हैं एक टाइम, इतने टाइम तक मेडिकेशन इसलिए लेना है क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, इतने टाइम तक बॉडी में रहता है, उसके बाद ही बॉडी से निकलता है, इसलिए हमको इतने टाइम तक क्या करना है, मेडिकेशन लेना। ये चीज़ें हमको बतानी है अटेंडर को, हमारा एक काम है, ना कि हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाए, कई बार आपको एग्जाम के लिए पूछा जाता है बस। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर फीवर आ रहा है पेशेंट को तो एंटीपायरेटिक प्रोवाइड करेंगे, पीसीएम देंगे आपको 500 to 1000 mg देते हैं। ठीक है,
वो भी TDS में देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है ना तो BD में चलती है, ठीक है। मैक्सिमम जो जनरली जो 4 ग्राम पर डे दे सकते हैं अगर कोई हेल्दी एडल्ट है। ये सारे डोज मैं एडल्ट के बता रहा हूँ, ना कि आप ऐसा समझ लें चाइल्ड के बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे डोज एडल्ट के हैं। इसके अलावा NSAID अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा तो आइबुप्रोफेन देंगे, वो भी 200 से 400 mg देती हैं और 6 से 8 घंटे के में देते हैं। अगर एज ए रिकॉर्ड जैसे आइबुप्रोफेन जो पेन किलर होती है, NSAID है, जनरली हम क्या करते हैं पेशेंट को स्टेट में देते हैं अगर पेन हो रहा तो, वैसे हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिर भी हम 200 से 400 mg या 6 से 8 घंटे में प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को जनरली। फार वायरल में हम क्या करते हैं, अगर वायरल मम्स की वजह से हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जनरली, और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नर्सिंग एज ए नर्स आपका क्या काम, सबसे पहले पेशेंट आता है तो हमको असेसमेंट करना होता है, क्योंकि आप ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक पेशेंट के साथ रहते हो, कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट आपसे आके बताता है। बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कई सारी चीज़ें डॉक्टर को नहीं बताता, आपको बता देता है, बट क्या करता है कई बार आपको गलत भी बता देता है। ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बट इस सब चीज़ों से कोई मतलब लेना देना नहीं है आपको। सबसे पहले पेशेंट का क्या करना है, असेसमेंट करना है। आप असेसमेंट के क्या करोगे, प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, पाल्पिटेशन करोगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं तो नहीं है, सर्जिकल हिस्ट्री नहीं तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, असेस करना है, फैमिली हिस्ट्री असेस करना है उसको। कई बार ऐसा होता है कि जो है डॉक्टर से लोग मतलब ऐसा नहीं घबराहट के से मतलब बता नहीं पाते प्रॉपर, ठीक है। इस सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके अलावा उसका हाइड्रेशन मेंटेन करवाना, उसको बताना प्रॉपर आपको कितना वाटर इनटेक करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे। इसके अलावा क्या करना है, आपको ऑन टाइम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताना उसको, और क्या करना, प्रॉपर उसकी सराउंडिंग में हाइजीन मेंटेन करना है और साथ में करवाना भी है, ठीक है। और उनको हाइजीन के बारे में बताना है और उनके फैमिली मेम्बर को भी बताना है कैसे हाइजीन मेंटेन करना आपको, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या चाहे आपको घर पे हो, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया आपका, और पेशेंट को एजुकेट करना उसके डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो घर पे कैसे वो डाइट क्या लेगा, डाइट को कैसे मेंटेन करेगा, अपनी लाइफ स्टाइल कैसे मॉडिफाई कर सकता है, प्रॉपर एक्सरसाइज क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए उसको डेली बेसिस पे। ये सारी चीज़ें हमको क्या करना, बताना होता है पेशेंट पे, ठीक है। तो ये आपका था पेरोटाइटिस, ये पेरोटाइट इन्फ्लामेशन के बारे में, ठीक है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे या कहीं भी मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अपने जूनियर स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ आपको मिल जाए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजीज कंडीशन के साथ। थैंक यू।